हाँ जी, जय जी। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोय सवसाहोणम्। संयमांश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। अंतरंग शुद्धता यही वास्तविक शुद्धता है। अंदर में दो कषाय चौकड़ियों का अभाव हुआ है और उसके अभाव रूप हमें पंचम गुण स्थान देखने को मिलता है। बाहरी शारीरिक क्रियाएं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो सहजता में जो शुभ राग चल रहा है उसको लेकर के उसकी ये चरणानियोग पर क्रियाएं पाई जाती है। समझना क्या है, वो तो अंदर की विशुद्धता है। पंचम गुण स्थान ये अंदर की विशुद्धता को लेकर के प्रकट हुआ है। कुछ विशुद्धता है, कुछ अशुद्धता है, और फिर जो एक पर्टिकुलर अवस्था है उसको अपन पंचम गुण स्थान कह रहे हैं। जहाँ पर संयम अंश जग्यो, जहाँ संयम का एक अंश जागृत हुआ है। कितना अंश जागृत हुआ है, तो कह रहे 12 में से 1 इतना अंश जागृत हुआ है। अपन कहते हैं ना 12 अविरतियां है, तो 12 अविरति में से 1 अविरति हट गई है, मतलब 1/12 का कंप्लीशन हो गया है, 11 अभी भी बची है, मतलब अंश जागृत हुआ है। भोग अरुचि परिणाम, और भोगों के प्रति अरुचि भाव होता है। मतलब भले ही हमें बाहर में वो विषय सेवन करता हुआ दिखाई देगा, पर अंदर में उसका मन खाता है उसको कि नहीं, ये तो अपन कुछ गलत कर रहे हैं। अरुचि परिणाम बराबर बना रहता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। और बाहर अपन अब बाहर की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी, और बाहर में वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुआ है। किसी भी एक पर्टिकुलर विषय में वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुआ है, प्रतिमा उस अवस्था को अपन प्रतिमा कहते हैं। ये प्रतिमाएं 11 प्रकार की होती है, जो पंचम गुण स्थान के 11 स्तर अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा तो अपन आने वाले कुछ घंटों में करने ही वाले हैं, ये आज की कक्षा में या कल की कक्षा में होगी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पूर्व विषयों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूँ। आज एक प्रश्न आया है ग्रुप पर, सभी ने देखा है वो प्रश्न? क्या प्रश्न आया है? क्या अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उदय अविनाभावी रूप से पाया जाता है? बराबर। तो उत्तर है हाँ, ये इन दोनों का उदय अविनाभावी रूप से पाया जाता है, परंतु इसके 2 अपवाद है, 2 एक्सेप्शंस है, 2 अपवाद हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक अपवाद तो आप सभी को पता है, जब दूसरे गुणस्थान में जीव होता है तब वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, परंतु अनंतानुबंधी का उदय पाया जाता है। बराबर, मतलब यहाँ पर उनका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। तो ये एक परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति क्या है, जहाँ पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरी अवस्था देखिए, ये जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना किया हुआ, मतलब मान लीजिए किसी जीव ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है और वो चौथे गुणस्थान से गिर करके आ गया पहले गुणस्थान में। ठीक है, अब होता क्या है, इस काल में एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं आता, वो विसंयोजित ही बनी रहती है, संयोजित नहीं होती है। बराबर, वहां पर मिथ्यात्व का उदय जरूर है, परंतु अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय नहीं है। बस ये दूसरी परिस्थिति है जहां पर दोनों का साथ साथ उदय नहीं पाया जाता। इनके अलावा प्रत्येक समय में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इन प्रकृतियों का उदय साथ साथ पाया ही जाता है। कितने जनों को ये समझ में आया? ठीक है, ओके।
अब क्या कहा? मैं वही कह रहा हूँ, मिथ्यात्व किंचित कर थोड़ा बाद में डील करने वाले हैं अपन। अभी मिथ्यात्व किंचित कर को होल्ड पे रखा है मेरे ज्ञान में है वो। ठीक है, चलिए। और एक बात, कल जो अपनी चर्चा हुई थी वो अनंतानुबंधी का प्रशस्त अंतरकरण रूप उपशम। सो लॉजिक मैंने आपको बराबर बताया था कि वो तो बस मिथ्यात्व के साथ पाया जाता है, और उपचार मिथ्यात्व, देखिए अंतरकरण रूप उपशम वास्तव में मिथ्यात्व में हुआ है, परंतु अनंतानुबंधी ये मिथ्यात्व के साथ पाई जाती है। सो उसका मिथ्यात्व का उपचार अनंतानुबंधी पर भी लगा दिया जाता है, और उसका भी कभी कभी अंतरकरण रूप उपशम अर्थात प्रशस्त उपशम कह दिया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। इसमें कोई विशेष बात ज़्यादा तर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अभी हमें पांचवा गुणस्थान में की चर्चा करनी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ अंश अपन पढ़ना चाहेंगे अभी। पेज नंबर 210 ले लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 210। सभी जन आने के बाद मुझे बस संकेत कर दीजिएगा। मिल गया? चलिए, आप तब तक ले लीजिए। मैं पृष्ठ क्रमांक 209 से थोड़ा, वहां से थोड़ा स्टार्टिंग है, वहां से पढ़ना चालू करता हूँ। 209 का लास्ट पैराग्राफ। फिर वह कहता है कि छद्मस्तके तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छह द्रव्यों के गुण द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है, और अवधि मनपरे आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। तथा अब मेन पॉइंट आ रहा है। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रव बंध थोड़ा है, और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। एक प्रश्न है मेरा, चौथे गुण स्थान में कोई जीव स्वरूप चिंतन कर रहा है और उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही है, ये कौन सा जीव होगा? ऐसा कौन सा जीव है जो चौथे गुण स्थान में तो है पर उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। शायब शमिक सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान में है, बट उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसकी मुख्यता को लेकर के बात चल रही है। आगे, और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है, और रागादि होने से बंद है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मत। ठीक है, मेन बात क्या आ रही है? रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। वही बात अपन कह रहे हैं जो कल देवों में और मनुष्यों में अपन ने कंपैरिजन किया था ना, कि देव तो कुछ भी नहीं करते फिर भी असंयमी, मनुष्य इतना आरंभी हिंसा करता है, उद्योगी हिंसा करता है, विरोधी हिंसा करता है, फिर भी वो देश संयमी, मतलब संयमी है। कैसे? अंतरंग अंतरंग विशुद्धता, अंदर में उसके राग और कम हुआ है। देवों के सिर्फ अनंतानुबंधी जनित राग कम हुआ है, पंचम गुण स्थान वर्ती के अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण जनित भी राग द्वेष आदि घटित हो गए हैं, मतलब घटित सॉरी कम हो गए हैं। ठीक है, ये एक प्रकरण पढ़ के दिखाना था।
बराबर बराबर, मतलब शायब शमिक सम्यक दृष्टि को लेकर के ही बात चल रही है। क्योंकि अगर एक शायिक सम्यक दृष्टि लेंगे तो शायिक सम्यक दृष्टि का आपको याद होगा वो थोड़े ऊपर के लेवल पर आता है, मतलब चौथे या पांचवें लेवल पर शायिक सम्यक दृष्टि का आता है। क्या है वो? सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, अनंत अनंतानुबंधी का भी संयोजक, फिर उसके बाद क्षायिक सम्यक दृष्टि, ऐसा है। अनंता क्या है वो? सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक है, मतलब चौथे या पांचवें स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर जो सम्यक दृष्टि लिया है वो औपशमिक सम्यक दृष्टि की तरफ संकेत कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्षायिक सम्यक दृष्टि यहाँ लगाएंगे तो उसकी तो गुण श्रेणी निर्जरा घटित होगी, तो यहाँ पर वो बात अपन फिर से चौथे गुण स्थान ये है ना कि चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चित्रण करता है तो उसके आश्रम बंध अधिक है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। हाँ, तो आपने शायद समित बोला है, हाँ, इसलिए से गुण में तो, लेकिन पांचवें छठे में भी वो छाया समित ही है, लेकिन परंतु सुनिए सुनिए, स्पेसिफिकली उन्होंने पांचवें गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा कही। अभी तो पढ़ा अपन ने सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं, पर राग आदि तो घट गया है, उसका राग आदि तो कम हो गया है पांचवें छठे में आके। वो मतलब पूछना चाह रही थी ऐसे कि आपने उठाया था ना, उन्होंने कहा था छाया समित का समुद्र समय, तो मैंने कहा यहाँ पर भी यही होगा वैसा, मैं तो वैसे ही पूछा आपसे अलग क्वेश्चन। कहाँ मतलब शायब शमिक नहीं होगा? नहीं, तीनों चौथे पांचवें छठे तीनों में ही छाया शमिक ही है ना, बराबर। बस यही कह रही थी मैं। वैसे चौथे में भी कभी कभी छाई पाया जाता है ना। हाँ बराबर, तो अगर क्षायिक की लेंगे तो वहां उसकी गुण श्रेणी निर्जरा होगी, परंतु यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं कह रहे हैं, तो कौन सा सम्यक तो लेना? तो क्षायब शमिक ही लेना होगा। यहाँ पांचवें छठे में छाया शमिक दर्शन में भी राग कम होने की वजह से गुण श्रेणी, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ, और वो मैं शायिक सम्यक दृष्टि कह रहा हूँ ना, वो शायिक सम्यक दृष्टि ये पांचवें लेवल पर आता है, मतलब पहले सम्यक दृष्टि, उसके बाद श्रावक, उसके बाद विरत, विरत मतलब ये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उसके बाद क्षपक आता है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद अनंतानुबंधी का विसंयोजक, उसके बाद शायिक सम्यक दृष्टि, ठीक है। तो थोड़ा शायिक सम्यक दृष्टि बहुत आगे चला जाता है। ओके, अब अगला देखना है। हाँ, प्रश्न है कोई? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कहती कि फिर चौथे में छाई बना गया होता तो है, बट जैसे मैंने आपको बताया गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्षायब शमिक लेना होगा, क्योंकि क्षायिक लेंगे तो उसका तो पाया जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 276 पर। अच्छा, पेज नंबर 276, 276। उसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है
और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है तो उसे तीव्र कषायी कहते हैं। देखिए, जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे व्यंतराधिक देव कषायों से नगर नाशाधिक कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति पीतलेश्या कही है। और एकेंद्रियाधिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम का अपना अब अपना मेन टॉपिक आ रहा है। वे कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम का है। और पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कितने जनों को क्लियर हो रहा है कि हाँ, यही टॉपिक अपन ने देखा है कल विद एग्जाम्पल? हो रहा है विश्वास सभी जन? ओके ओके, बस यही मुझे आपको आधार देने थे कि बहिरंग क्रिया से हम किसी को संयमी असंयमी देश संयमी नहीं घटित कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, बोलिए, उसकी अंतरंग शुद्धता। अंतरंग शुद्धता जैसी होगी, राग आदि जितने घटेंगे, उस हिसाब से हम उसको संयमी देश संयमी असंयमी का दर्जा देंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। फिर बाहर में देखिए, क्रिया है तो फिर बाहर में मिथ्या दृष्टि भी पाल रहा है, बराबर, परंतु पंचम गुण स्थान पने की संज्ञा सिर्फ जो अंतरंग विशुद्धता सहित है, जिसके दो कषाय चौकड़ियों का अभाव है, उसी को दी जाती है। पहले गुण स्थान वाले को दी नहीं जाएगी, क्योंकि तो उसके महामिथ्यात्व का भी उदय चल रहा है, बराबर। तो विचार कीजिए। ठीक है। हाँ, अब आइए अपने गाइड में। अब गाइड का टॉपिक अपन को कंटिन्यू करना है। गाइड में अगला क्वेश्चन अब पढ़ना है। हाँ, आइए पेज नंबर 137। यहाँ से मैं आपको एक कुछ थोड़ा सा पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन, फिर भी आपको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, आ गए। ये पहली मतलब जो 30 नंबर की गाथा है ना, उसका अर्थ पढ़ते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से पूर्ण संयम भाव नहीं हो पाता है, तथापि एक देश व्रत हो जाते हैं, वह पांचवा देश व्रत गुण स्थान है। प्रश्न है, प्रत्याख्यानावरण ये कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती, देशघाती? देशघाती है, बराबर। अरे क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके साथ मैं भी प्रवाह में बह गया। सर्वघाती है क्या? हाँ राइट, सर्वघाती है। सिर्फ संज्वलन ही देशघाती है। करेक्ट करेक्ट, सिर्फ संज्वलन और 9 कषाय ये देशघातीय हैं। बाकी चारित्र मुख की सभी प्रकृतियां, सभी मतलब 12 प्रकृतियां, ये सर्वघाती है। ठीक है, ओके। तो प्रश्न ऐसा है, जब आप प्रत्याख्यानावरण क्या कह रहे हैं, हाँ, प्रत्याख्यानावरण के उदय से पंचम गुणस्थान कह रहे हैं, सो प्रत्याख्यानावरण का उदय तो पहले गुणस्थान में भी पाया जाता है, दूसरे में भी पाया जाता है। दूसरे में तो अभी छोड़ दीजिए, अपन पहले की लेते हैं। दूसरे पहले गुणस्थान में भी पाया जाता है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? क्यों? प्रश्न है मेरा, पहले गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय है या नहीं है? उसका उदय है या नहीं है? है। अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी है, बराबर है।
और यहाँ पर अपन पंचम गुण स्थान में भी कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? मुख्य रूप से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी की मुख्यता है, चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण की, और पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण की मुख्यता है, तथा पांचवें गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इनका अभाव हो चुका है। अब अभाव है तो प्रमुख कषय कौन सी है सामने? संज्वलन तो नहीं लेंगे, प्रत्याख्यानावरण है। और याद कीजिए अपन ने गुणस्थानों के विभाजन में पंचम गुणस्थान का विभाजन प्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर के किया है, याद आ रहा है? जी भैया। बस तो यही बात लगानी है, ठीक है। मुख्यता प्रत्याख्यानावरण की है, इसलिए यहां पर इन्होंने कह दिया कि प्रत्याख्यानावरण के उदय से, ठीक है। अर्थ आपको ऐसा समझना होगा। ये तो एक बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु, सभी को 5 भावों के बारे में थोड़ा सा तो भी नॉलेज है, मैं पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं जानता हूं कि अपना एक टॉपिक बचा है कि पहले 4 गुण स्थान में कौन सा कैसा भाव पाया जाता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे, मतलब थोड़े से टॉपिक्स पेंडिंग है। बट अभी चूंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं पंचम गुण स्थान में कौन सा भाव पाया जाता है इसकी चर्चा अभी किए दे रहा हूं। देखिए, आप एक नियम लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जब सर्वघाती प्रकृति का उदय होता है तब उस गुणस्थान में औदैहिक भाव पाया जाता है, या हम उसे औदैहिक भाव कहेंगे, ठीक है। सर्वघाती का उदय है तो हम उसे बोलिए औदैहिक भाव कहेंगे। जैसे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है तो वह औदैहिक भाव है। जहां दूसरी बात, जहां जहां पर भी मिश्र दशा पाई जाती है वो क्षायब शमिक भाव होता है। जैसे तीसरा गुणस्थान देखा अपन ने, तीसरे गुणस्थान को भी क्षायब शमिक भाव कहा है। और जहां पर सर्वघाती स्पर्धकों का अप्रशस्त उपशम उदयाभावी क्षय पाया जाता है प्लस देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, बोलिए वहां पर क्षायब शमिक भाव होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं इन 3 बातों के माध्यम से? अभी तीसरा एक बार तीसरा तो सिंपल है, क्षय उपशम की परिभाषा आपको यहां लगानी है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है, मतलब 2 अवस्थाएं, हाँ, उदयाभावी क्षय भी है और सदवस्था रूप उपशम भी है, प्लस देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो ये वाली जहां अवस्था आपको मिलेगी समझ लेना ये क्षायब शमिक भाव है, ठीक है। और जहां क्षय होता है वो तो क्षायिक भाव कहेंगे ही। जैसे चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक तो है तो क्षायिक भाव कहेंगे अपन, 12वें गुण स्थान को क्षायिक भाव कहेंगे। क्यों? वहां पर उसने मोहनीय का क्षय कर दिया है, संपूर्ण मोहनीय की क्षपणा हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न ऐसा आया है कि आप कह रहे हैं प्रत्याख्यानावरण के उदय से 5वां गुणस्थान बनता है, तो 5वें गुणस्थान को आप औदैहिक भाव कहना चाहिए, जबकि ये तो है क्षायब शमिक भाव। कैसे क्षायब शमिक भाव कैसे है मैं आपको बताता हूं। जो क्षायब शमिक भाव के 18 भेद हैं, फिर से क्षायब शमिक भाव के 18 भेदों में से संयमासंयम एक ऐसा भाव है, ठीक है। तो क्या आपको बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही है? प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो औदैहिक होना चाहिए, जबकि आप इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्षायब शमिक भाव कह रहे हैं। क्षायब शमिक भाव के 18 भेदों में एक भेद आता है। कौन सी बात सही माने? देखिए, तो इसके लिए अपन प्रश्न क्रमांक 33 पढ़ना चाहेंगे।
आइए सभी जन क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 139। गोमट सर जीवकांड गाथा 30 के अनुसार प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में संयम दशा होती है। इस कथन के अनुसार यहाँ चारित्र की अपेक्षा औदयिक भाव कहा जाना चाहिए था, परंतु यहाँ उसकी अपेक्षा औदयिक भाव नहीं बताया गया है, क्षायक्षमिक भाव ही बताया गया है। इसका कारण क्या है? अब इसका समाधान कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में हुई संयम दशा को औदयिक भाव न कहे जाने और क्षायक्षमिक भाव कहे जाने पर पूर्वाचार्यों ने अनेकानेक तर्क युक्तियों से मीमांसा की है। उन सभी का संक्षिप्त सार ही हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए 2-3 तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क है राजवार्तिक से। ये राजवार्तिक किसने लिखा है? बिना देखे बताइए, किसने? देख लिया, अकलंग देव। बराबर, अकलंग देव ने लिखा है। अकलंग देव ने। करेक्ट। और सर्वार्थ सिद्धि? आचार्य पूज्यपाद। बहुत बढ़िया, ये आचार्य पूज्यपाद ने लिखा। ठीक है, और ये किसकी टीकाएं हैं? तत्वार्थ सूत्र। बहुत बढ़िया, तीनों जनों ने तीनों जवाब दे दिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या कह रहे हैं। पहले यहाँ पर राजवार्तिक का प्रकरण पढ़ा रहे हैं। भट्ट अकलंक देव कृत तत्वार्थ राजवार्तिक के अनुसार। ये यहाँ भट्ट क्यों लिखा है? देखिए, भट्ट अर्थात कोई एक प्रबल या प्रमुख आचार्य के लिए ऐसी पदवी का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो भट्टारक होते हैं, अरहंतों को भट्टारक कहा जाता है। जानते हैं आप? अरहंतों के 1008 नाम में से एक नाम है भट्टारक। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल वो थोड़ा रूढ़ हो गया है। भट्टारक मतलब जैनियों का ही एक हिस्सा जो थोड़ा विद्रोह में चले गए हैं, जो कपड़े पहन करके स्वयं को मुनि मानते हैं, ये दिगंबरों में ही। ठीक है, तो वो बात अलग है, अब वो परंपरा अलग चल पड़ी है। परंतु भट्ट ये अपना बहुत पूजनीय शब्द है। ठीक है, भट्ट कहिए, भट्टारक कहिए। तो तत्वार्थ राजवार्तिक के अनुसार अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि रूप 8 कषायों के उदयाभाविक क्षय और सदवस्था रूप उपशम के साथ प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों और यथासंभव 9 कषायों का उदय होने पर विरत परिणाम रूप क्षायक्षमिक भाव होता है। ठीक है, मैं एक बार आपसे सुनना चाहूंगा, क्षयक्षम की परिभाषा क्या है? प्रॉपर परिभाषा दीजिए। हाँ, क्षयक्षम की पूरी परिभाषा। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय बराबर, का भविष्यकालीन तदवस्था रूपम। करेक्ट। और इन्हीं देश घाती स्पर्धकों का उदय। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक एक बात यहाँ पर लगाते जाइए। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण ये सर्वघाती प्रकृतियां है क्या? मैं थोड़ा उत्तर दीजिए। हाँ, थोड़ा इंटरैक्टिव करते हैं। क्या ये सर्वघाती प्रकृतियां है? अरे कुछ तो बोलिए। वापस क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन ये है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती है या नहीं? जी भैया जी। है। तो यहाँ पर अब एक एक परिभाषा ना, क्षयक्षम की परिभाषा और यहाँ पर क्षयक्षमिक भाव की जो परिभाषा दी है, एक एक अपन टैली करते जाते, देखते घटित होती है ये क्या। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम मैच हुआ? बोलते जाइए। मतलब सर्वघाती है तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम कह दिया। आगे तीसरा हिस्सा क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। ठीक है, और यहां लिख रहे हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। अब आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है क्या? भैया जी, वो सर्वघाती है, लेकिन वो सर्वघाती देशघाती हो के उदय में आ रही है।
प्रश्न है वो देशघाती होकर कैसे उदय में आ रही है, क्योंकि उसके देशघाती स्पर्धक तो है नहीं। वो सर्वघाती में तो दोनों ही पाए जाएंगे। हाँ, क्या कहा? सर्वघाती में दोनों ही पाए जाएंगे ना। नो, देशघाती और देशघाती में दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। सर्वघाती में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, देशघाती में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब एग्जाम्पल कैसे लगाने ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट मैं तो घटित करके दिखाना चाहता हूँ। कोई रिटेलर है, वो रिटेलर के पास रिटेल में ही माल मिलेगा, होलसेल में माल नहीं मिलेगा। बट आप किसी होलसेलर के पास जाएंगे तो आपके वहाँ तो क्या आपको वो रिटेल में थोड़ा माल नहीं दे सकता, 1 आध किलो 2 किलो नहीं दे सकता? अरे बोलिए। दे सकता है, चाहे तो दे सकता है, बराबर। बस ऐसे ही कुछ समझना आप। सर्वघाती स्पर्धक के पास सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाएंगे, परंतु देशघाती में सर्वघाती के साथ साथ